मैं इन दिनों अपने ससुराल वालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। सारा सारा दिन मैं सोचने में गुम रहती और अपने पति और सास का बदला हुआ रवैया महसूस करती। हालांकि वह लोग अपनी ज़ुबान से मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, वह मेरा बहुत ही अच्छा तरह से ख्याल रखते थे, मगर मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। शादी के बाद से ही मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे या फिर मेरा ध्यान नहीं रखते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते थे और मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं करते थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है वो ऐसे ही हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, हर वक्त के साथ साथ बदल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर बात तो कुछ और ही है। जब भी मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती तो मेरी सास और नंदे बीच में आ जाती। वह कभी भी मुझे मेरे पति के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं एक बहुत अच्छे और अमीर घर की लड़की थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मुझे एक शरीफ और सुलझा हुआ लड़का पति के रूप में मिले, जो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने दे। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ही हमारे पड़ोस वाली आंटी अनिल का रिश्ता मेरे घर पर लेकर आई। उन्होंने बताया कि लड़का बहुत नेक है और शरीफ है। फिर मेरे घर वाले अनिल को देखने उसके घर गए। उसकी माँ और बहनें भी हमारे घर आई। मेरी मम्मी पापा को अनिल और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। जब मेरे पापा ने कुछ लोगों से उसकी पूछताछ की तो सबने बताया कि वह एक शरीफ लड़का है, एक ऑफिस में नौकरी करता है और अपनी माँ बहनों का बहुत ध्यान रखता है। जब मेरे पापा को तसल्ली हो गई तो वह रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने बाद ही मेरी शादी अनिल के साथ हो गई। मेरी सास और नंदे बहुत अच्छी थीं। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, मुझे कभी किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। यह बात सच है कि मुझे कुछ काम नहीं आता था, क्योंकि कभी मेरी माँ ने मेरे घर में मुझसे कोई काम नहीं करवाया था। मेरे घर में नौकर काम करते थे, लेकिन मेरी ससुराल में कोई भी नौकर नहीं था। यह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे और सादा मिजाज के थे। मेरा पति भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह यह थी कि जब भी मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती या उनसे बात करने की कोशिश करती तो मेरी सास या नंदे बीच में आ जाती। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे जब रात को मैं अपने कमरे में सोने गई। मैं लेटी ही हुई थी, अचानक मेरी नंदे मेरे कमरे में आ गईं और मुझसे कहने लगी कि भाभी, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। आपके कमरे में तो एसी लगा हुआ है। मैंने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। असल में मेरे ससुराल में किसी भी कमरे में एसी लगा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे दहेज में बहुत सारा सामान दिया था और मेरे कमरे में जो एसी लगा हुआ था वह भी दहेज में ही मिला था। उस दिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन मेरी नंदे मेरे कमरे में सो जाएंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने खुशी खुशी उसे अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन हैरत की बात है कि अब तो यह रोज़ ही होने लगा था। जब भी मैं रात को अपने कमरे में सोने जाती तब मेरी सास या नंदे मेरे कमरे में आ जाती और कहती, हमें आपके कमरे में सोना है। मैं अपने पति का चेहरा देखती, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से कुछ नहीं कहते थे, बल्कि मुझे कहते कि ठीक है, तुम भी इन्हीं के साथ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। जब मैं उनसे कहती कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ तो वह मुझसे कह देते कि नहीं नहीं, तुम्हें एसी में सोने की आदत है, तुम यहाँ कमरे में आराम से सो जाओ, मुझे तो गर्मी में रहने की आदत है, तुम कहाँ मेरे साथ परेशान होगी। और जब मेरे पति मुझसे प्यार से यह बात कहते तो मुझे लगता कि वह मेरा बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा कहते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास और नंदे ज़बरदस्ती हम दोनों के बीच में आती हैं ताकि मैं अपने पति से कोई बात ना कर सकूं, और मेरे पति भी मुझे कुछ ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं करती भी क्या, उन्हें अपने कमरे में सोने से मना तो नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी।
कि वह उनके कमरे में भी एसी लगवा दे ताकि वह भी अपने कमरे में आराम से सो सके। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों ना माँ जी के कमरे में भी एसी लगवा दें ताकि वह लोग भी आराम से सो सके और हम भी अपने कमरे में आराम से सो सके। यह बात मेरी सास ने सुन ली और वह मुझसे कहने लगी, बहू मेरा बेटा इतना कहाँ कमाता है, छोटी सी तो नौकरी है, इसमें घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है और तू कह रही है कि घर में एसी लगवा दो। हम तेरे कमरे में सोते हैं तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगता? तो ठीक है, हम में से कोई भी आज से तेरे कमरे में नहीं सोएगा। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अनिल भी ठंडे कमरे में सोया करे। वो सारा दिन काम करके थक हार के घर पे आते हैं और फिर गर्मी में पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से कह रही थी, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। यह कहकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए और नाराज़ होकर बोले, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है अपने कमरे में मेरी अम्मा और बहनों को सुलाना तो तुम मना कर दो। मेरी गरीबी का मजाक तो मत उड़ाओ। तुम जानती हो मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। तुम्हारे बाप और भाइयों की तरह मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अमीर घर से आई हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। तुम मुझसे कहती कि वह किसी अमीर लड़के से तुम्हारी शादी कर दे जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। मैंने अपने पति से कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं आपको जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। दिन में आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और रात को आपकी माँ और बहनें हमारे कमरे में आ जाती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनकर मेरे पति चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। मैं एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं बहुत ज़्यादा बन सवर कर रहती थी ताकि अपने पति का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कौन सी सोच में गुम थे। मेरी सास और नंदे तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी नंदे तो हर टाइम मेरी तारीफ करती रहती थी, लेकिन मुझे अपने पति की तारीफ सुननी थी। मेरी सास मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। इसी वजह से मैं हमेशा घर में साफ सुथरी और तैयार रहती थी। इसके बाद भी मेरा पति मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। जब भी मैं उसे बाहर जाने को कहती या घूमने जाने के लिए कहती, वह मुझे साथ ले जाते, लेकिन हमारे साथ हमारी नंदे भी होती थीं और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मेरी नंदों की शादी कर दी जाए। जब वो अपने घर की हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर देंगी। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की तो वह मुझे कहने लगी, बेटी मैं तो यही चाहती हूँ तुम्हारी नंदों की शादी हो जाए, वो अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनकी शादी कर सके। अगर तुम अपने पिता से कहकर हमारी कुछ मदद करवा दो तो मैं आज ही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए देखना शुरू कर दूंगी। मुझे अपनी सास की यह बात थोड़ी नागवार गुजरी, लेकिन मैं क्या करती, अपनी नंद की शादी करवाने में मेरा ही फायदा था। इसलिए मैंने अपने पिता से कहकर अपनी नंद की शादी के सारे इंतजामात करवा दिए। मेरी सास ने भी फौरन मेरी नंदों के लिए रिश्ता देख रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही रिश्ता देख रखा हो और वो इंतज़ार में हो कि मैं अपनी नंद की शादी का इंतज़ाम करवा दूं। खैर जो भी हो, 1 महीने में मेरी नंद की शादी भी हो गई। जब भी मेरे घर में पैसों या किसी भी चीज़ की दिक्कत होती या परेशानी होती तो मेरी सास मुझसे कहकर मेरे मायके से पैसे मंगवा लेती थी। मैं भी हंसी खुशी उनकी सारी बातें मान लेती थी। एक दिन मैं अपनी सास के पास बैठी थी, तब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा, माँ जी क्या अनिल किसी और को पसंद करते हैं? क्या वह मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मेरी यह बात सुनकर मेरी सास ठिठक गई और मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या अनिल ने तुमसे कुछ कहा है? मैंने कहा, नहीं माँ जी, उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है वो पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। मेरी सास ने कहा कि बेटी तू फिक्र मत कर, मैं उससे बात करूँगी, आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए
तो मुझे कहने लगे कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। उनके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैं समझ गई थी कि मेरी सास ने उनसे ज़रूर कोई बात कही है, इसीलिए वह मुझे खाने पर लेकर जा रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर हम दोनों साथ में डिनर करने चले गए। आज पहली बार हम दोनों ने अकेले टाइम स्पेंड किया, लेकिन अनिल आज भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। वो आज भी चुप चुप से थे, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज पहली बार मेरे साथ अकेले बाहर घूमने आए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। उसके बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक अच्छा चला। मेरे पति भी मुझसे अब कुछ बात करने लगे थे। मैं भी रोज़ उन्हें अपने हाथों से खाना देती, उनका खूब ख्याल रखती। एक दिन जब मेरे पति खाना खा रहे थे तो हमारे पड़ोस की एक लड़की हमारे घर पर आई। उसका नाम रिया था। वो मेरी नंद से मिलने आई थी। उसे देखकर मेरे पति फौरन से उठकर कमरे में चले गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़की को देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। वह मेरे पति को घूर घूर कर देख रही थी। वह कुछ देर हमारे घर में रुकी और फिर वापस चली गई। लेकिन अब वो लड़की अक्सर हमारे घर पे आती रहती थी और मेरे पति को अजीब नज़रों से देखती थी। मुझे उसका इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो हमारे घर पर उस समय आती थी जब अनिल घर पर होते थे। वैसे तो अनिल उस लड़की से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता था। एक दिन मैं अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई हुई थी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो घर में कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे एक कमरे से हल्के हल्के किसी बोलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे में करीब पहुंची और दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगा दी कि बेटी, तुम अपने मायके से कब आई? मैं फ़ौरन मुड़ी और अपनी सास के पास चली गई। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, अभी आई हूँ, लेकिन मुझे इस कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम लोग तो पड़ोस के घर में बैठे हुए थे, यहाँ भला कौन हो सकता है। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं अनिल के बारे में पूछा तो मेरी सास कहने लगी कि वो तो ऑफिस में है, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पति की आवाज़ जैसी थी। तो क्या अनिल घर में ही है? माँ जी मुझसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन माँ जी मुझसे क्यों झूठ बोलेंगी? मेरे दिल में अजीब अजीब वहम आने लगे। अनिल कुछ देर बाद घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे? वह मुझसे कहने लगे, ये कैसा सवाल कर रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं ऑफिस में ही था। मैंने कहा ठीक है, जब से मैंने अपने पति की शिकायत अपनी सास से की थी तब से मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, मुझे घुमाने भी लेकर जाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में शक बैठ गया था। एक रात मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए उठकर तो देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं हैं। मैंने बाहर जाकर उन्हें देखा तो वह किसी हल्के फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि किससे बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी कॉल थी। मैंने कहा इतनी रात में किसकी कॉल हो सकती है? तब मेरे पति मुझ पर नाराज़ हो गए और मुझे गुस्से में बोले कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पर शक है, भरोसा नहीं है? ऑफिस की कॉल थी, वही बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठी थी। जब आपको कमरे में नहीं देखा तो बस आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। उसके बाद हम दोनों कमरे में आ गए। अनिल तो आराम से सो गए, लेकिन मैं सारी रात यही सोचती रह गई कि इतनी रात में अनिल किससे बात कर रहे थे। ऑफिस से तो इतनी रात में फ़ोन नहीं आ सकता, ज़रूर वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आजकल मेरे साथ बहुत अजीब अजीब बातें हो रही है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अनिल अचानक से ही इतना बदल गए हैं कि पहले तो वह मुझसे बहुत कम बात करते थे, लेकिन अब वह मुझसे बात भी करने लगे थे, मेरा ध्यान भी रखते थे, मुझे घुमाने लेकर भी जाते थे। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों एक अजीब से डर ने मेरे दिल में
जगह बना लिया था। अब अक्सर यही होने लगा था। जब भी रात को मेरी आंख खुलती तो मेरे पति कमरे में नहीं होते थे। मैं बाहर जाकर देखती तो वो हल्के हल्के किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे होते थे। मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही थी। वापस आ रही थी तो मैंने अपने पति को उसी लड़की के साथ देखा जो हमारे पड़ोस में रहती थी। लेकिन मैंने अपने पति को साइड से देखा था। मैं ठीक से तो उन्हें देख नहीं पाई थी, लेकिन वह मेरे पति ही थे। अपने पति की पहचान तो मैं हजारों में भी कर सकती हूँ। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और पूरे रास्ते यही सोचने लगी कि मेरे पति आखिर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो हैरान रह गई यह देखकर कि मेरे पति तो कमरे में लेटे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, तो वो कहने लगे कि मुझे आए हुए तो 2 घंटे हो गए हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी आते हुए रास्ते में मैंने आपको देखा है, तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, अरे वाह, तुम्हें तो अब हर जगह मैं दिखता हूँ। शायद तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगी हो। अब जब उन्होंने मुझे यह बात कही तो मैं उनसे आगे कोई भी सवाल नहीं कर पाई। जब मैंने अपनी सास और ननद से इस बारे में पूछा तो वह भी मुझसे यही कहने लगी कि हाँ, अनिल को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, वह तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। जब मेरी सास ने यह बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत थी। शायद मैंने किसी और को देख लिया है जिसे मैं अपने पति समझ रही थी। फिर मैंने यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति और ससुराल वाले मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे होंगे। मेरे पति की चचेरे भाई की शादी थी। वह लोग दूसरे शहर में रहते थे। हमें उनकी शादी अटेंड करनी थी। कुछ दिनों के लिए वहां जाना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो इसी बहाने हम दोनों पति पत्नी कहीं बाहर घूमने जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। मैंने अपने सारी शॉपिंग कर ली। हम शाम को निकलने ही वाले थे, लेकिन जब मेरे पति ऑफिस से आए तो मुझसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो आप लोग चले जाइए। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं भी यहीं आपके साथ रुक जाती हूँ। यहाँ आप अकेले परेशान होंगे। लेकिन वह मुझसे कहने लगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग साथ जाओ। वैसे भी अगर तुम नहीं जाओगी तो सब लोग तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे। मैंने बहुत रुकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने मुझे अपने माँ और बहनों के साथ शादी में भेज दिया। हम लोगों को वहाँ 3-4 दिन रुकना था, लेकिन वहाँ जाते ही अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से मैं दूसरे ही दिन वहाँ से वापस आ गई। लेकिन मैंने यह बात अनिल को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही सरप्राइज हो जाऊंगी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे अपने कमरे से किसी के हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो, और कुछ देर के लिए तो मैं वहीं जम गई थी। मैंने देखा कि मेरे पति और मेरी पड़ोसन में रहने वाली लड़की रिया एक दूसरे के करीब थे, और वह एक दूसरे के इतने करीब थे कि मैं समझ गई थी कि इन दोनों में कोई बहुत करीबी रिश्ता है। जब अनिल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से उस लड़की के पीछे हट गया और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ इतनी जल्दी, तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी ना। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब क्या समझना बाकी रह गया है। जो कुछ मैं देख चुकी हूँ, क्या वो काफ़ी नहीं है? तुम इसलिए हमारे साथ शादी में नहीं गए थे ताकि यहाँ मेरे पीठ पीछे इस लड़की के साथ यह सब कुछ कर सको? उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम बाहर इसी लड़की के साथ घूम रहे थे और तुम्हारे घर वाले भी इसी सब में मिले हुए हैं। उन्हें भी मुझसे झूठ बोला। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अनिल ने फ़ोन कर अपनी माँ और बहनों को भी बुला लिया। वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ से कहा कि ये सब कुछ
आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी सिर्फ अपनी बेटियों की खातिर। आपको यह सब कुछ करके क्या मिला? आपकी बेटियां तो आबाद हो गई, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिल अपनी माँ से क्या कह रहा है। उसके बाद अनिल ने मुझे बताया कि वह बचपन से ही रिया से मोहब्बत करता था और वह लड़की भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन अनिल की माँ उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में कराना चाहती थी। लेकिन अनिल रिया से ही शादी करना चाहता था। जब अनिल ने अपनी माँ से ज़्यादा जिद की तो उन्होंने उसे कसम दे दी और वह उनकी मर्जी की लड़की से शादी करेगा। अनिल की माँ ने अनिल से कहा कि वह एक अमीर लड़की से उसकी शादी करवाएगी। वह बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और इससे उनके घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और उनकी बेटियों की भी शादी हो जाएगी। और जब उनकी सारी बेटियों की शादी हो जाएगी तब वह उस लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल देंगी और अनिल की शादी रिया से करवा देंगी। अनिल इस बात पर राजी हो गया था। बस इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपनी माँ की जिद के आगे घुटने टेक दिए और तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रिया को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करूं और मैं उसको भूलने भी लगा था। लेकिन जब से उसने हमारे घर में आना जाना शुरू किया है तो फिर से हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पाता था। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं टूट कर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब में मेरी क्या गलती थी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर मेरा क्या कसूर था जो तुम लोगों ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों के लालच में तुम लोग किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। मैं तुम्हें और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने मायके आ गई। मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई। मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं इन लोगों को सज़ा दिलाकर ही रहूँगा। तुम फिक्र मत करो। मुझे अपने घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अनिल मुझसे मिलने मेरे घर आया। वह मुझे वापस लेकर जाना चाहता था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी और मुझे कहा कि तुम प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुम जब मेरे साथ थी तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। तुमसे अलग होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं और मेरे घर वालों ने गलत इरादे से तुमसे रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मैं सच्चाई की बुनियाद पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे साथ चलो। अनिल ने तो बहुत आसानी से कह दिया था, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मैं कैसे भूल सकती थी। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वह सब कुछ भूलना। मैंने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। बेहतर है कि तुम अपनी मोहब्बत रिया से शादी कर लो और उसके साथ खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अनिल बराबर मुझे फ़ोन करता रहता, लेकिन मैं उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी, न कुछ खाती और न कुछ पीती, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। एक दिन मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। जब मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाया तो मेरा चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर सुनकर मैं खुश हूँ या दुख। मेरी माँ ने ये खबर मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को दी। यह खबर सुनते ही वो लोग मेरे घर पर आ गए।
उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे घर साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया। अनिल को और तुम्हारे ससुराल वालों को अपने किए पर पछतावा है। वह लोग तुम्हें वापस लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा से भी बात की है और वो वादा किया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बेटी, मैंने अनिल की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। गलती हर इंसान से होती है। अनिल से भी गलती हो गई। तुम उसे माफ़ करके अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो फैसला करोगी वह हमें मंजूर होगा, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यही चाहते हैं कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने अपने बच्चे की खातिर अनिल को माफ़ कर दिया। मैं उसके साथ उसके घर वापस चली गई थी। अनिल ने मुझसे कहा था कि अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां रिया का साया भी हम पर नहीं होगा और तुम खुश रहोगी। तुम्हारे दिल से यह वहम भी दूर हो जाएगा कि मैं रिया से मिलता हूँ या छुपकर उससे बात करता हूँ। और जैसा उसने कहा था उसने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद हम एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अनिल को वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई थी। अनिल मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। वह वक्त वक्त पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देखते ही देखते भगवान ने हमारे घर में खुशी दे दी और मैं एक बेटे की माँ बन गई और अब हम दोनों हंसी खुशी रहते थे। हमारे बीच में कोई भी नहीं था। अनिल की बहनों की भी शादी हो गई थी। उसकी माँ हमारे साथ ही आकर रहने लगी थी। वह भी मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं देती थी। हमारा एक छोटा सा परिवार था जो कि बहुत ही खुश रहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।